नमस्कार। आशा और प्रार्थना भी है, विश्वास भी है कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आज हम लोग ठोस अवस्था मतलब सॉलिड स्टेट का पार्ट 3 देखेंगे और आप लोग अपने साथ नोटबुक और पेन ज़रूर लेके बैठें, क्योंकि आज हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट भी देखेंगे कुछ। और ठोस अवस्था में जो मुख्य यूनिट सेल आपको पढ़ना है वो है घनीय एकक कोशिका या घनीय यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। उसके बारे में सारे फीचर्स आज हम लोग देखेंगे। तो कौन कौन से टॉपिक हैं जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो है एकक कोशिका का गोलक मॉडल, दैट इज स्फीयर मॉडल ऑफ यूनिट सेल। उसके बाद घनीय एकक कोशिका, 7 टाइप के हमने आपको क्रिस्टल सिस्टम बताए थे। उसमें जो बेसिक क्रिस्टल सिस्टम है वो है घनीय अर्थात क्यूबिक। तो क्यूबिक यूनिट सेल का कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे हम लोग। और उस क्यूबिक यूनिट सेल में एकक सेल में परमाणुओं की संख्या का निर्धारण देखेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक जो रेडियाई है उसके बारे में देखेंगे। कोर की लंबाई मतलब लेंथ ऑफ एज, और दो निकटवर्ती परमाणुओं के बीच की दूरी मतलब जो डिस्टेंस बिटवीन द 2 नेबरिंग एटम्स वो देखेंगे। तो परमाणु त्रिज्या, कोर की लंबाई था, दो निकटवर्ती परमाणुओं के बीच की दूरी का निर्धारण, ये टॉपिक है आज का। उसके बाद एकक सेल में उपसह संयोजन संख्या या समन्वयन संख्या मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर का निर्धारण, और लास्ट में कुछ अंकित प्रश्न देखेंगे। ठीक है, पहला टॉपिक है एकक कोशिका का गोलक मॉडल, स्फीयर मॉडल ऑफ यूनिट सेल। अब स्फीयर मॉडल क्या है? होता ये है कि जो क्रिस्टल सिस्टम हम देखते हैं, जो क्यूबिक, रोम्बोहेड्रल, आर्थोगोनल, मोनोक्लिनिक, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल और ट्राइक्लिनिक बताया गया आपको, इसमें जो घटक कण हैं, घटक कणों की व्यवस्था को दर्शाया कैसे जाए। तो आप जानते हैं घटक कणों को, घटक कण मतलब अणु, परमाणु या आयन, तो इनको एक ठोस गोलक के रूप में माना गया है। क्या माना गया है? ठोस गोलक के रूप में। तो सारे के सारे घटक कण जो हैं वो सॉलिड स्फीयर के रूप में माने गए हैं। ठीक है, ठोस गोलक मतलब, ठोस गोलक का मतलब हो गया जैसे कैनवस की बॉल होती है ना, तो उसको अगर आप अंदर से काटेंगे तो एयर मिलेगा, कैनवस वाली बॉल। लेकिन अगर आप सॉलिड जो लेदर वाली बॉल होती है उसको अगर आप कट करेंगे तो अंदर पूरा हार्ड मटेरियल मिलेगा। तो आप जो स्फीयर है, जो गोलक है, उसको कैनवस की बॉल मत इमेजिन करिए, आप लेदर वाली बॉल इमेजिन करिए, कोई लोहे की बॉल इमेजिन करिए कि अगर हम उसको कट करें तो अंदर पूरा वह जो भाग है वो पूरी तरह से भरा हुआ है। तो सॉलिड स्फीयर माना गया है। तो जब जो घटक कण हैं, उन घटक कणों को अगर हम गोलक के रूप में, घटक कणों की जो व्यवस्था है सॉलिड के अंदर पूरी, उसको अगर हम गोलक के रूप में, ठोस गोलक के रूप में निर्धारित करते हैं, और ऐसा ही इमेजिनेशन हो सकता है क्योंकि सारे के सारे मतलब अणु भी है तो कहीं ना कहीं परमाणुओं से मिलकर बना है, या जो अणु की इकाई होगी वो भी आपस में मिलकर के कहीं ना कहीं एक स्फीयर का रूप धारण करती है। आयन भी, चाहे वो धनायन ऋणायन हो, वो भी गोलक ही होंगे। परमाणु भी अपने आप में एक गोलक ही होते हैं। तो उनको एक सॉलिड स्फीयर माना गया है, और ये मान करके जब हम सॉलिड की पूरी व्यवस्था दर्शाते हैं तो वही कहलाता है स्फीयर मॉडल ऑफ यूनिट सेल। स्फीयर मॉडल मतलब गोलक, जो एकक कोशिका एकक सेल है उसका गोलक मॉडल। तो उसमें जो बात करनी है वो है सरल घनीय क्रिस्टल या घनीय क्रिस्टल निकाय, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। तो क्यूब क्या होता है? क्यूब मतलब जैसे लूडो का डायस हो गया, ठीक है, क्यूब टाइप का स्ट्रक्चर। अब इसका क्यूब ये है जिसमें चारों जो भुजाएं होंगी वो सब समान होंगी, बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। इसका पैरामीटर आप जानते ही हैं कि भुजाओं की जो लंबाइयाँ हैं वो बराबर A=B=C, और साथ में जो एंगल बताए गए थे आपको अल्फ़ा, बीटा और गामा, दे विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये दो केस, भुजाएं बराबर, उनके बीच का कोण कितना होगा? 90 डिग्री का, अर्थात सारे के सारे जो हैं वो समकोण पर होंगे। ठीक है, जैसे हम कुछ बॉक्स देख लें, जैसे ये, अब अगर आप इस फेस को देखेंगे ये, तो ये क्यूबिक नहीं है, जैसे ये माचिस की तरह लग रहा है। तो आपको हम एक टास्क भी दे देते हैं। तो माचिस का, और ये जो शेप आपको दिख रहा है, इसमें देखिए तीनों भुजाएं, जैसे अगर इसको पॉइंट ले लें तो एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, और ये भुजा बराबर नहीं है, दिख रहा है ना, ये लंबाई है इसकी, ये इसकी दैट मीन्स ऊंचाई हो गई, और ये इसकी चौड़ाई हो गई। तो इसकी भुजाएं बराबर नहीं, इनके बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि ये, और माचिस भी आप रिलेट कर सकते हैं, जो मैच बॉक्स होता है वो किस तरह के क्रिस्टल सिस्टम में आएगा।
ठीक है। चाहे ये बॉक्स जो हमने आपको दिखाया चौक का एक बॉक्स है ये, या जो माचिस होता है मैच बॉक्स, उस मैच बॉक्स किस क्रिस्टल सिस्टम के अंतर्गत आएगा, ये आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। तो आ जाओ इधर। तो क्यूब में क्या होगा, तीनों भुजाएं जो हैं वो बराबर होंगी, ए बी और सी तीनों भुजाएं बराबर, और उनके बीच का कोण क्या है 90 डिग्री का। इसका जो बेसिक पैरामीटर्स अगर हम देखें तो बेसिक पैरामीटर्स में क्या हो सकता है, क्यूब में देखो अगर आप तो 8 कोने हैं, 8 कोने, ये देखो 8 कोने, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 कॉर्नर हो गए ना, 8 कॉर्नर्स हो गए। फलक फेसेस, अब आप इसी में देखो, इसमें देख लो 6 फलक हैं, 1 2 3 4 5 और 1 6, ये 6 फलक। हम एक और बॉक्स दिखा देते हैं आपको, देखो इस तरह से ये 6 फलक हैं, 1 2 3 4 5 और 1 6, ये फेसेस हैं, फेसेस, ठीक। ये कॉर्नर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कॉर्नर हो गए, 6 फेसेस हो गए, 6 फेसेस 6 फलक हो गए। अब अगला 12 किनारे, एजेस हैं, एजेस क्या होते हैं, ये देखो एजेस ये हैं, ये जो हैं 2 फलक जहाँ मिलेंगे वो किनारा कहलाएगा। अब इसके कुछ पैरामीटर्स हम और बता देते हैं आपको। 2 फलक जहाँ मिल रहे हैं, एक फलक ये एक फलक ये, वो बीच का हिस्सा क्या कहलाएगा, किनारा, ये एज है, एज किनारा कह सकते हैं। तो 1 2 3 4 ये हो गया, 4 नीचे, 5 6 7 और 1 8, और फिर 4 इस तरह से, 9 10 11 और ये 12, तो 12 किनारे हो गए, 12 एजेस, 6 फलक और 8 कॉर्नर्स, इतना ठीक है। तो ये पैरामीटर्स है इसके, 8 कॉर्नर हैं, 6 फेसेस हैं और 12 किनारे हैं। इन्हीं के आधार पे क्यूबिक स्ट्रक्चर्स के अंदर हम जो 3 टाइप के ब्रेविस लैटिस हैं, 3 टाइप के ब्रेविस लैटिस आपको शीट में बताया गया था अगली वीडियो में। तो 3 टाइप के ब्रेविस लैटिस है, इसमें एक सरल घन हो सकता है SC जिसे हम कह सकते हैं, दूसरा BCC अर्थात काय केंद्रित घन, तीसरा फलक केंद्रित घनीय संरचना अर्थात FCC। तो SC BCC और FCC ये 3 टाइप के ब्रेविस लैटिसेस थे। ब्रेविस जालक 3 टाइप के थे इस क्रिस्टल सिस्टम, मतलब घनीय क्रिस्टल सिस्टम में 3 टाइप के ब्रेविस लैटिस, SC BCC और FCC। तो उसमें SC BCC और FCC वो उसके गोलक परमाणुओं की व्यवस्था पर आधारित है, क्योंकि जो प्रिमिटिव यूनिट शेल है वो है सिंपल क्यूबिक, और BCC और FCC जो है वो केंद्रित या सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट शेल कहलाते हैं। तो सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट शेल कहलाते हैं, इतना ठीक है। अब 8 कॉर्नर और 6 फलक और 12 किनारे, इसको थोड़ा और तरीके से समझो। अब देखो जरा यहाँ पैरामीटर्स पे कुछ और देख लो, ये कोना है ना, ये कोना, एक फलक ये है, दूसरा फलक ये है, तीसरा फलक ये है, तीनों फलक जहाँ मिल रहे हैं वो एक किनारा हो गया ना, एक कोना हो गया। तीनों फलक, एक फलक, 2 फलक और ये 3 फलक, 3 फलक जहाँ मिलेंगे क्या कहलाएगा, कोना, ये कॉर्नर है। अच्छा यही बात है यहाँ भी है, यही यहाँ भी है। तो जहाँ 3 फलक कंज्वाइन करेंगे एक साथ जिस पॉइंट पर, इस पॉइंट के अलावा अगर आप कहीं और भी मूव करो तो आपको 3 फलक नहीं मिलेंगे। यहाँ तक मूव करोगे तो 2 ही फलक मिलेगा, इधर मूव करोगे आप 2 ही फलक मिलेगा, इधर मूव करोगे 2 ही फलक मिलेगा। तो जहाँ 3 फलक एक दूसरे के साथ संपर्क में आएंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे, वो कहलाएगा कोना, कॉर्नर। आप घर के कॉर्नर पे टिप पर भी देख सकते हो, वहाँ पर ऊपर की तरफ, तो जहाँ आप देखिए एक छत होगी, एक बगल की दीवार होगी, एक सामने की दीवार होगी, वहाँ पर भी आपको एक कॉर्नर बनता हुआ दिखाई देगा। तो 3 फलक जहाँ मिलेंगे वो कहलाएगा कॉर्नर, ठीक, कोना हो गया। जहाँ 2 फलक मैच करेंगे वो कहलाएगा एज, ये है किनारा, ये किनारा है, ये किनारा। जहाँ जहाँ आपको 2 फलक मैच करते हुए मिलेंगे वो कह सकते हैं आप ये किनारा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इस तरह से। तो 12 किनारे हो गए हैं, ठीक है। अब इसका एक फेस देखो, फेस अगर आप देखो तो 4 फलक, 4 किनारे मिलकर के एक फलक का निर्माण कर रहे हैं, 4 किनारे मिलकर के एक फलक का निर्माण कर रहे हैं, इतना ठीक है। तो फिर से समझो इसे, इसको 3 फलक जहाँ मिलेंगे वो कोना कहलाएगा, 2 फलक जहाँ मिलेंगे वो किनारा कहलाएगा, और 4 किनारों से मिलकर के घन का एक फलक बनता है। 4 किनारों से मिलकर के घन का एक फलक बनता है, इतना ठीक है। अब देखो इस स्फीयर मॉडल को हम लोग घनी क्रिस्टल संरचना में देखेंगे कैसे। यहाँ आओ, घनी क्रिस्टल संरचना में व्यवस्था कुछ इस तरह की होगी, क्रिस्टल के अंदर गोलक परमाणुओं की व्यवस्था इस तरह से होगी। अब इसमें अगर आप देखोगे
तो सारे के सारे परमाणु इस तरह से अरेंज हैं। और अगर हम मान लो एक अक्ष खींच दें यहाँ पर, एक ऐसे लाइन अक्ष एक्सिस लेके जाएं, तो उसमें इन सारे गोलक परमाणुओं के केंद्र से होकर के वो अक्ष जाएगा यहाँ से सीधे। अगर हम ऐसे मूव करा रहे तो इस तरह से, ऐसे ये भी, ऐसे इधर भी, ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल टाइप का। अब वर्टिकल देख लो, अगर हम वर्टिकली चलें तो यहाँ पर भी क्या होगा, परमाणुओं का अरेंजमेंट या घटक कणों का अरेंजमेंट इस प्रकार से है इसमें कि अगर हम एक अक्ष खींचें, चाहे वो ऊर्ध्वाधर खींचें चाहे क्षैतिज, अर्थात या हम हॉरिजॉन्टल करें या वर्टिकली, कोई भी एक्सिस अगर हम लें तो उसमें जितने भी परमाणु होंगे सब के सब उस एक्सिस पर चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल, उस एक्सिस पर गोलक परमाणुओं के जो केंद्र हैं वो एक साथ मिलते हुए जाएंगे। तो ये एक प्लेन की गोलक परमाणु की व्यवस्था है। सरल घन में होगा क्या, ये जो गोलक परमाणुओं की व्यवस्था जैसा इस प्लेन पे दिख रहा है, उसके सामने भी ऐसे दिखेगा और उसके सामने भी ऐसे दिखेगा, उसके पीछे, इधर इधर, ऊपर नीचे, चारों तरफ गोलक परमाणुओं की व्यवस्था ऐसे ही होगी। अच्छा, इससे होगा क्या, अगर गोलक परमाणु मान लो यहाँ है एक, इसके आगे, फिर इसके आगे, फिर इसके आगे, यहाँ पर भी इसके आगे, इसके आगे, इसके आगे, तो अगर हम थोड़ा दूर होकर के देखें तो हमें ये एक ऐसा गैप दिखाई देगा। जो ये गैप दिख रहा है आपको, ऐसे ये गैप दिखेगा, ऐसे गैप दिखाई पड़ेगा, ये गैप दिखाई पड़ेगा, ऐसा ये कह सकते ना, ये गैप, इस तरह से ये गैप दिखाई देगा। ये टेट्रा वायड है, वैसे वायड मतलब गैप होता है, ये वायड हमें दिखाई पड़ेगा अगर हम इस तरह से परमाणुओं की व्यवस्था करते हैं। तो अब देखो, ये एक गोलक परमाणु है, ये एक गोलक परमाणु है, ये एक गोलक परमाणु है, और ऐसे ही ये एक गोलक परमाणु है। समझ में आ रहा है? ये गोलक परमाणु की ये व्यवस्था है। तो ऐसे ही यही हिस्सा हमने दिखा दिया यहाँ पर। तो इस तरह से 1 2 3 4 परमाणु हैं, उनके बीच में वायड थी। ये जो अरेंजमेंट है ये है सिंपल क्यूबिक सरल घनीय क्रिस्टल संरचना में जो गोलक परमाणुओं का अरेंजमेंट होता है वो इस तरह से होता है कि हमें टेट्रा वायड अर्थात इस तरह का गैप ऊपर से भी दिखाई देगा। मतलब अगर हम सरफेस से ऊपर देखें, नीचे से देखें, इधर से इधर से, इधर से पीछे से, तो हमें इस तरह का गैप दिखाई पड़ेगा अगर सिंपल क्यूबिक संरचना है तो। ठीक, अब इसमें जो सरल घनीय संरचना या जो बीसीसी या एफसीसी का स्ट्रक्चर देखना है, उसमें इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग 3 बातें करेंगे। एक तो जितना भी यूनिट शेल होता है उसमें क्यूबिक जो सेल होगा उसके अंतर्गत उसके गोलक परमाणुओं की संख्या कितनी आएगी, मतलब एक यूनिट शेल में या एक एकक कोष्टिका में या एकक सेल कह सकते हैं आप, एक एकक सेल में कितने गोलक परमाणु आएंगे, पहले उसका कैलकुलेशन करेंगे। परमाणु की त्रिज्या, कोर की लंबाई और जो 2 निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी है उसका कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, और साथ में जो यूनिट शेल होगा एक एक करके देखेंगे, ये तीनों बातें एक एक करके देखेंगे। और जो तीसरा पार्ट है वो है उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या का निर्धारण, मतलब जो कैलकुलेट करेंगे एक यूनिट शेल में कितने परमाणु हैं उनके सापेक्ष निकटतम प्रतिवेशी परमाणुओं की संख्या, मतलब जो नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स है उनका कैसे कैलकुलेशन या उनका कैसे निर्धारण करेंगे। ये 3 टॉपिक इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, तो सरल घनीय संरचना में सबसे पहला टॉपिक हम लोग देख रहे हैं एकक सेल में गोलक परमाणुओं की संख्या का निर्धारण। गोलक परमाणुओं की संख्या मतलब नंबर ऑफ स्फीयर एटम्स इन ए यूनिट शेल, और जो यूनिट शेल लिया है वो क्या है, सिंपल क्यूबिक है। सरल घनीय संरचना, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है, उसमें गोलक परमाणुओं की संख्या का निर्धारण करना है। अब किसी भी यूनिट शेल में जो गोलक परमाणुओं की संख्या अर्थात नंबर ऑफ स्फीयर एटम जो हम चेक करते हैं उसको सिंबल करके Z के रूप में दिखाया जाता है। किस रूप में दिखाते हैं, Z के रूप में। तो Z इज द सिंबल टू स्टैंड that means which stand to calculate the number of atoms, sphere atoms in a per unit shell। एक एकक कोष्टिका में कितने गोलक परमाणुओं की संख्या होती है उसे हम Z के द्वारा निरूपित करते हैं।
ठीक है। आओ यहाँ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में जो अभी हम आपको समझा रहे थे कि कैसे इसका क्यूब निकालेंगे, तो जो सरल घनीय संरचना का जो परमाणु जो अणु होगा या जो दो ठोस होगा, उस ठोस में जो घटक कण हैं वो गोलक हैं, उनसे हम क्यूब निकालना चाहते हैं। अब हम क्यूब कैसे निकालें, तो क्यूब कट करके कैसे निकालेंगे, तो निकालना नहीं, ये एक उसको कैलकुलेट करने का एक तरीका कि कैसे देखा जाए, उसको अरेंजमेंट कैसे निकाला जाए, मतलब परमाणुओं की व्यवस्था कैसे दर्शाई जाए। तो 4 एटम लो, सामने के 4 एटम यहाँ से हम ले रहे हैं, ठीक है। इन्हीं 4 एटम को हमने यहाँ लिख रखा है बड़ा सा, 1 2 3 4 एटम, ठीक। अब इस 4 एटम के सामने भी 4 एटम ले लो। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें बनाना है घन कट करना है, और घन में 4 मतलब 4 कॉर्नर ये और 4 कॉर्नर ये, तो कुल मिला के 8, या कह सकते हैं 4 फेस इधर की तरफ, 4 फेस पीछे की तरफ। तो 4 कॉर्नर 1 2 3 4 और 4 यहाँ, तो हमें कुल चाहिए कुल 8 गोलक परमाणु चाहिए, 8 एटम चाहिए कह सकते हैं, या 8 जो स्फीयर है वो चाहिए, जिसको हम यहाँ ये जो हम दिखा रहे हैं वो उनका सेंटर है। ये बहुत पास पास है, ऐसे समझिए, ये बहुत पास पास है, 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। तो 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उसको हम ऐसे समझा रहे हैं आपको, ऐसे देख लीजिए आप, ये देखिए 4 एक है, 4 ये, 4 इसके सामने, मतलब 1 2 3 4 और 4 इसके जस्ट पीछे, तो 8 हो गए। अगर आप घुमा के देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर, 8 गोलक हमने लिए हैं। इस 8 गोलक में हमें 6 तरफ वाइड दिखाई पड़ेगा। ऐसा जो वाइड है, जो बीच में ये वाला वाइड दिख रहा है, ये जो वाइड दिख रहा है, ये वाइड हमें 6 तरफ से दिखाई देगा। अगर आप 8 गोले इमेजिन करें इस तरह से, तो आप देखेंगे इधर भी आपको वाइड दिख रहा है, 4 के बीच का वाइड, यहाँ पर भी वाइड दिख रहा है, इस तरफ भी, ऊपर भी और नीचे भी, 6 तरफ से हमें वाइड दिखाई पड़ेगा। जहाँ जहाँ फेसेस होंगे वहाँ हमें वाइड दिखाई पड़ेगा, मतलब गैप दिखाई पड़ेगा, इस टाइप का गैप। तो 8 परमाणुओं के साथ मिला करके इनसे हम एक घन निकाल सकते हैं। ये संख्या नहीं है, ये हम निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे कैसे इसको कैलकुलेट कैसे करें इसका। अब देखिए ज़रा, 4 यहाँ है और 4 इसके सामने, तो ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है आपको, इतना कटा हुआ पोर्शन, ये देखो, ये इसका कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर ये है, ये ले लिया, ये वाला कॉर्नर ये है, ये वाला कॉर्नर ये है, और ये वाला कॉर्नर ये है। तो अब एक ही तरफ से कटा हुआ दिख रहा है ना, ऐसे 6 तरफ से हमें काटना पड़ेगा। तो इधर से भी हमें काटना पड़ेगा, यहाँ देखो ये भी मिलेगा, इधर से भी, ऐसे इधर भी, ये भी दिखाई पड़ेगा, और ऐसे इधर भी, ठीक है। तो ये पूरा स्फीयर दिखाई पड़ेगा। अच्छा, इस तरह से पलट के देखें तो वो भी दिखाई पड़ेगा। देखो एक क्यूब है, हमने बना के रखा था इसे। अब देखो इसे, देखो इसे आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ध्यान रखना क्यूब नहीं है ये, क्योंकि लेंथ इसकी सेम नहीं है, बट फिर भी समझने के लिए थोड़ा आसान बॉक्स की तरह है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हो गए कॉर्नर। अब इसमें अगर हम कट करेंगे, ये जो कॉर्नर है ये इस गोले का केंद्र है, ये इस गोले का केंद्र। अब इसको काटा कैसे गया अभी हम बताते हैं, लेकिन ये इस गोले का केंद्र है। ऐसे ये दूसरे गोले का केंद्र है, तीसरे गोले का केंद्र है, ये चौथे गोले का केंद्र है। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, 8 गोलों के केंद्र हैं ये, और जिनको बीच से निकाल लिया गया और वो एक घन की तरह दिखाई दे रहे हैं, घन की तरह दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको काटा कैसे गया है, इस तरह से देखो इसको, 1 फलक 2 फलक और 3 फलक है। तो इसको काटने का तरीका देखो आप, छोटा वाला तरबूज होता है ना, वो इमेजिन करो, जो छोटा गोल तरबूज होता है उसको इमेजिन करते हैं, वो सबसे बेहतर होता है। ये छोटा तरबूज है, ठीक है। और अब अगर आप देखो इसमें, तो इसको अगर हम एक कट करें ऐसे,
ये पार्ट अगर हम कट कर दें, तो अगर हम तरबूज को ऐसे कट कर दें पूरा सामने से, तो एक तरफ लाल वाला भाग दिखाई देगा, एक तरफ पीछे काला या हरा वाला भाग दिखाई देगा, कर्व टाइप का, है ना। अच्छा, इसको हम आपके सामने कर दे रहे हैं, तो लाल वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है और इधर काला वाला भाग या जो काला लाल हरा वाला पार्ट है वो इधर दिख रहा है। ये कितना भाग है उस तरबूज के हिस्से का, कितना भाग? तरबूज मतलब वो गोलक परमाणु आप उसे मान सकते हैं, एक गोलक परमाणु से मानिए जो अंदर से पूरी तरह सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर की तरह मान रहे हैं हम। तो जो अभी काटा वो भाग है वो 1/2 है ना। ये वाला हिस्सा कितना है? 1/2। ये वाला भी हिस्सा कितना है? 1/2। क्लियर। अब इस आधे भाग को, जो आधा भाग ऐसे दिख रहा है, मतलब ये आधा भाग है, ध्यान रखना, ये ऐसे कट किया, अब हम सामने लेके आ रहे हैं, तो लाल वाला भाग हमारी तरफ, मतलब आपकी तरफ दिख रहा है, और जो हरा वाला भाग है वो ऐसे कर्व है। तो ये लाल वाला भाग दिख रहा है, ये पूरा लाल वाला भाग है, ये वास्तव में गोलक का क्या है? 1/2 भाग है। अब इसको 20 से फिर आधा कर दो, जहाँ 20 से फिर आधा कर दो, तो अभी तो ये 1/2 था, पूरा 1/2 था, लेकिन अगर हम अब आधा कर रहे हैं, इसका आधा कर रहे हैं, तो अब ये वाला पार्ट कितना हो गया? 1/4, और ये वाला पार्ट कितना हो गया? 1/4। तो 1/4 ये भी हो गया, 1/4 ये भी हो गया। अच्छा, अब अगर आप कट करके देखोगे तो ये ऐसे ऐसे दिखाई देगा, अब आपको ऐसे दिखाई देगा, ठीक है, और एक एज दिखाई पड़ेगी ऐसे। अच्छा, इस तरबूज को अगर ध्यान से देखो तो ऐसे रखा हुआ अगर है, तो लाल वाला भाग एक इधर भी दिख रहा है और एक लाल वाला भाग इसके पीछे दिख रहा है, मतलब अब हमें लाल वाले भाग 2 दिखाई दे रहे हैं। इस केस में क्या था, जब अभी हमने एक बार काटा था तो लाल वाला भाग 1 दिख रहा था, लेकिन जब हमने लाल वाले भाग को ऐसे कट कर दिया तो लाल वाला भाग इस तरह से हुआ ना, तो एक किनारा जा रहा है, एक एज, एक लाल वाला भाग इधर दिख रहा है, एक लाल वाला भाग इधर दिख रहा है, और नीचे हरा वाला है, काला वाला भाग है, इस तरह से। तो ये पार्ट कितना हो गया? 1/4। तो ये 1/4 पार्ट है, 1/4 पार्ट है ना। अब इस 1/4 वाले पार्ट को अब फिर से बीच से कट कर दो, ऐसे बीच से अगर आप कट कर दोगे तो आप देखोगे कि आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा कुछ ये, और इसमें 3 भाग अब लाल दिखाई देगा, एक भाग, पीछे वाला 2 भाग, और ये तीसरा भाग, मतलब ऐसे दिखाई देगा आपको कुछ। हम वैसे ही बना देते हैं, ऐसा कुछ दिखाई देगा। ये 1/2 था, 1/2 का फिर हाफ तो 1/4 हुआ, 1/4 का फिर हाफ, तो ये कितना हो गया? 1/8। ये 1/8 हो गया, और ये 1/8 है, यही 1/8 पार्ट है। इसमें एक भाग तो नीचे जो है वो हरा दिख रहा है, ये लाल दिख रहा होगा, ये लाल दिख रहा है, और इसके पीछे वाला, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा होगा पीछे की तरफ से, वो भी लाल दिख रहा होगा। और इसमें देखोगे तो एक नुकीला सा हिस्सा निकल आएगा ना, ये वाला पार्ट, और देखो सेम वैसे ही लग रहा है। ये देखो, एक पार्ट ये है कट किया हुआ, एक पार्ट ये है कट किया हुआ, और एक पार्ट ये है कट किया हुआ। तो कितनी बार हमने काटा था? 3 बार काटा है। एक बार यहाँ काटा है, एक बार यहाँ काटा है, और एक बार फिर यहाँ काटा है। तो पहली बार काटा तो हाफ हुआ, फिर काट दिया तो 1/4 हो गया, फिर काट दिया तो 1/8 हो गया। देखो इस पे देखो, यहाँ पे भी देखो बेटा, एक पार्ट, दूसरा फलक, तीसरा फलक। तो एक बार जब कट किया गया होगा वो गोलक को, मतलब ये उस तरबूज को ले लो, तो कट किया गया होगा तो 1/2 हो गया, फिर कट किया गया तो 1/4 हो गया, फिर कट किया तो 1/8 हो गया। मतलब अब ये जो पोर्शन है ये 1/8 है, 1/8वां भाग है एक गोलक परमाणु का है। अब ये एक कॉर्नर पर है। अच्छा, वही बात इस कॉर्नर पे होगी। हाँ, ये अलग एटम है, जो इसके रेस्ट पार्ट है ना वो दूसरे क्यूब में चले गए। इस क्यूब के अंतर्गत एक इस सेंटर के एटम का, इस केंद्र के एटम का 1/8 भाग आया है। इसका जो अगला 7/8 भाग होगा ना वो अलग अलग यूनिट शेल में जाएगा, अलग अलग क्यूब में जाएगा। अब हम सिर्फ एक यूनिट शेल की बात कर रहे थे, 1/8 यहाँ है। अच्छा, यहाँ पर भी वही अगले एटम का भी 1/8 होगा। कितनी बार? ये सब अलग अलग है ना, तो 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर। अब देखो 8 कॉर्नर है यहाँ पर, मतलब तो घन के कोने पर स्थित परमाणु का भाग 1/8, 1/8 भाग हो गया हर कोने पर। और घन में कोनों की कुल संख्या कितनी है? 8 कॉर्नर है, 1 2 3 4 पीछे की तरफ, 5 6 7 और 8। अब तो सिंपल क्यूबिक में गोलक परमाणुओं की संख्या, तो किसी भी यूनिट शेल में गोलक परमाणु की संख्या को हम किससे निरूपित करते हैं? जो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? Z है। तो क्या होगा? 1/8 भाग एक कोने पर, कुल कोने कितने? 8। तो कैंसिल आउट कितना हो जाएगा? 1। मतलब सिंपल क्यूबिक के लिए Z बराबर क्या आएगा? 1। सिंपल क्यूबिक अर्थात सरल घनीय संरचना के लिए Z बराबर आएगा 1। इतना ठीक है? ठीक।
अगला टॉपिक है, दूसरा पार्ट है उसी सरल घनीय संरचना में दूसरा पार्ट है, एक एक सेल में परमाणु की त्रिज्या, कोर की लंबाई। परमाणु त्रिज्या मतलब रेडियस ऑफ एटम, जो हमारा स्फीयर मॉडल है गोलक, उसकी त्रिज्या कितनी है उसका निर्धारण कैसे करेंगे हम। कोर की लंबाई, कोर मतलब किनारा, जो एज है उसकी लेंथ कैसे क्या है और कैसे कैलकुलेट करेंगे। और साथ में जो डिस्टेंस है दो नेबरिंग एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब दो निकटवर्ती कणों के बीच की दूरी का निर्धारण। ये 3 टॉपिक है इसके अंतर्गत, इस सेकंड हेडिंग में 3 टॉपिक है। तो परमाणु, चूंकि इस तरह का जो मॉडल अभी हम लोग देख रहे हैं वो गोलक परमाणुओं का है और सारे के सारे परमाणु समान त्रिज्या वाले होंगे, सारे के सारे गोलक परमाणु समान त्रिज्या के वाले होंगे। जबकि अगर आयनिक क्रिस्टल के बारे में बात करेंगे तो वहाँ ये बात सही नहीं है फिर, क्योंकि आयनिक क्रिस्टल में अपोजिट आयंस होंगे, प्लस होगा माइनस होगा, और प्लस माइनस होंगे तो उनकी रेडियाई भी क्या हो, अलग अलग होगी। बहुत कम केसेस में जो उनका रेशियो आता है वो नियर अबाउट टू 1 आता है, अदरवाइज धनायन ऋणायन की त्रिज्याएँ क्या हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, यहाँ आओ, परमाणुओं के केस में अगर हम देखें तो परमाणु की त्रिज्या हमने मान ली है r, रेडियाई जो है वो क्या है r, त्रिज्या, केंद्रक से परिधि की दूरी, केंद्रक से परिधि की दूरी, वही परमाणु त्रिज्या r ले लिया है। घन के कोर की लंबाई हमने ले लिया है a। अब ये है घन का कोर, ये ऐसे कर देते हैं, ये है घन का कोर, कोर एज कह सकते हैं आप, और ये है परमाणु की त्रिज्या। अच्छा यही लेंथ, यही भी तो है a, ये भी लेंथ a है और ये भी a है, ठीक है ना, ये सारे लेंथ क्या है, a है। परमाणु, एक गोलक परमाणु ये था, कट करके जो बताया गया था आपको 1/8 पार्ट, एक गोलक परमाणु ये है, तो उसका भी तो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या क्या होगी r, ये भी डिस्टेंस क्या है r। तो अब इन दोनों के बीच में अगर रिलेशन कर दें यहाँ पर, तो a बराबर क्या हो जाएगा, r प्लस r। a बराबर, जो डिस्टेंस है a बराबर, मतलब ऐसे हम कर दें यहाँ ये, तो a में क्या है r, इस त्रिज्या, इसकी इस परमाणु त्रिज्या और इस परमाणु त्रिज्या, तो a बराबर क्या हो गया 2r। तो त्रिज्या और कोर की लंबाई के बीच में संबंध क्या हो गया, r = a/2। ठीक है, r = a/2। a है कोर की लंबाई, घन की भुजा की लंबाई कह सकते हैं आप, और ये है त्रिज्या। तो घन की भुजा की लंबाई का जो आधा भाग होगा वही होगा गोलक परमाणु की त्रिज्या इस केस में। इतना ठीक है। अब जो दूसरा है इसके बीच में देखें तो निकटवर्ती कणों के बीच की दूरी। तो अगर आप अपनी जो सिंपल क्यूबिक का फेस देख रहे थे आप, वहाँ इस तरह से व्यवस्था दिखाई जा रही थी ना, ऐसे एक मॉडल था, ये मॉडल था, ये यही तो है। ये सारे केंद्र हैं बीच के गोलक परमाणुओं के, ठीक, यही मॉडल था। अब इसमें अगर आप देखो तो इसके नेबरिंग क्या है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो अगर हम सिंपल क्यूबिक में बात करें तो जो कोर की लंबाई है वही वास्तव में, जो कोर की लंबाई है उसी को हम निकटवर्ती परमाणुओं के बीच की दूरी भी कह सकते हैं। तो परमाणुओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, तो सिंपल तरीका है, दो निकटतम जो परमाणु हैं उनके नाभिकों के बीच की दूरी, दो निकटतम परमाणु, मतलब एक परमाणु ये हो गया और एक परमाणु ये हो गया, तो इनके नाभिकों के बीच की दूरी, ये दूरी और यही दूरी वास्तव में क्या है, a, और इसी को हम क्या कहते हैं, दो निकटतम कणों या परमाणुओं के बीच की दूरी, इसी को हम d भी कह दे रहे हैं। d इट डिनोट्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू नेबरिंग एटम्स। तो यहाँ लिख देते हैं हम दो निकटवर्ती, इसको आप नीचे लिखिएगा इसके, है ना, दो निकटवर्ती परमाणुओं के बीच की दूरी, ये क्या है, ये है = d, और इस केस में यही क्या है, a, ठीक, और यही बराबर क्या हो जाएगा 2r के। देखो r बराबर a/2, तो a बराबर 2r, वही लिखा है। तो ये तीनों बातें होंगी, पर सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। परमाणु की त्रिज्या, कोर की लंबाई, निकटवर्ती परमाणु के बीच की दूरी, ये किसका हिस्सा था, ये हिस्सा है सरल घन में, जो सरल घन का एकक सेल है उसमें इसका कैलकुलेशन। अब इसी के अंतर्गत एक हिस्सा हम और देख लेते हैं, और वो क्या है, सिंपल क्यूबिक में समन्वयन संख्या का निर्धारण, समन्वयन संख्या या कह सकते हैं उपसह संयोजन संख्या, समन्वयन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर,
तो कैलकुलेशन ऑफ या डिटर्मिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर इन सिंपल क्यूबिक यूनिट शेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट शेल में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसका डिटर्मिनेशन हम कैसे करेंगे वो हम देख रहे हैं। तो सरल घनीय संरचना में समन्वयन संख्या का निर्धारण। अब समन्वयन संख्या होती क्या है उसकी डेफिनेशन हम यहाँ कर दे रहे हैं। समन्वयन संख्या, समन्वयन संख्या, ठीक है। तो किसी क्रिस्टल संरचना में, किसी क्रिस्टल संरचना में एक गोलक परमाणु, एक किसी क्रिस्टल संरचना में एक गोलक परमाणु, एक गोलक परमाणु के निकटतम प्रतिवेशी, निकटतम प्रतिवेशी मतलब नेबर, प्रतिवेशी परमाणुओं की, निकटतम प्रतिवेशी परमाणुओं की संख्या क्रिस्टल की समन्वयन या उपसह संयोजन संख्या कहलाती है, ठीक है। तो फिर से हम बोल दे रहे हैं, हम फिर से बोल दे रहे हैं किसी क्रिस्टल संरचना में एक गोलक परमाणु के निकटतम, किसी क्रिस्टल संरचना में एक गोलक परमाणु के निकटतम प्रतिवेशी परमाणुओं की संख्या क्रिस्टल की समन्वयन संख्या या उपसह संयोजन संख्या कहलाती है, ठीक है। ये है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक। अब आओ इधर, सिंपल क्यूबिक की व्यवस्था ये थी, यही थी ना। अब इस सिंपल क्यूबिक में आप ये खुद देखो, यहाँ इस सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में अगर आप इसको देखें, यहाँ ये हम हटा देते हैं। अगर आप एक कोई ऐसा, ये हम एटम ले रहे हैं, ये स्फीयर है, ठीक है, और इसका अरेंजमेंट आपने देखा ही था। जैसा ये प्लेन पे ये दिख रहा है वैसा ही इसके सामने भी है, वैसा ही इसके पीछे भी है, इसी तरह का अरेंजमेंट सब है। और आपको वाइट दूर से भी दिखाई, मतलब एक क्लस्टर अगर आप देखें तो दूर से आपको ये वाइट दिखाई पड़ेगा, सारे पैटर्न। अब हम इस परमाणु को मेन ले रहे हैं, जरा बीच में है ना, ये तो कॉर्नर पे पड़ रहा है, या तो फिर हमें और बनाना पड़ेगा ऊपर। तो हम एक ऐसा आइटम ले रहे हैं जो सेंटर में आ रहा होगा, उसी के सापेक्ष। अब इस आइटम को जो हमने अभी डार्क कर दिया है, इस आइटम के रेस्पेक्ट में कितने निकटतम प्रतिवेशी परमाणु होंगे, थोड़ा कैलकुलेट सोचे जरा इस पे देख करके कि ये जो आपका जो स्फीयर मॉडल या स्फीयर आइटम दिख रहा है, इसके निकटतम प्रतिवेशी परमाणु कितने होंगे। देखो 1 2 3 4 प्रतिवेशी मतलब पड़ोसी, नेबर, जो टच कर रहा हो उसको। ऐसे मॉडल है ना, ये गोला है, ऐसे ये गोला है पूरा। तो इसको अब कौन कौन टच करेंगे। अब जैसे गोला अगर है तो गोला अगर रखा भी जाए किसी बॉक्स के अंदर तो वो पूरी तरह से जगह नहीं एक्वायर करेगा। जैसे अगर कोई डिस्क, अगर हम मतलब क्यूब या रोम्बोहेड्रल टाइप की अगर हम डिस्क रखें किसी में, रेक्टेंगुलर टाइप की डिस्क रखें किसी बॉक्स के अंदर, तो जितना भी स्पेस उसके अंदर तो वो सब कवर कर लेगा। लेकिन अगर हम बॉल पैक करके रखते हैं तो बॉल के बीच में कुछ ऐसा गैप बचेगा जो किसी भी तरीके से उसी साइज़ के बॉल से फिलअप नहीं किया जा सकता, तो वो गैप रहेगा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन एक बॉल दूसरे बॉल को जो टच करेगा तो आप देखिए तो ऐसे टच करेगा, मतलब एक बॉल का हिस्सा ये है तो दूसरा बॉल का हिस्सा ये, ऐसे ये वाला बॉल उसका हिस्सा ये है, तो इसका ये कॉर्नर टच करेगा। ऐसे इधर भी टच करेगा, इधर भी, ऊपर भी, नीचे भी। तो आप देखिए यहाँ कितने फेसेस कैसे टच करेगा, 1 2 3 4, मतलब हमें ये देखिए ये टच करेगा, इसको ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है और ये टच कर रहा है। तो 1 2 3 4 ये टच करेगा नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला भी ना, ये वाला नहीं, ये तो दूर हो गए। तो इसको टच करने वाले कितने एटम हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। तो एक प्लेन पे है। अच्छा, ऐसा ही एक प्लेन इसके आगे भी है और ऐसा एक प्लेन इसके पीछे भी है। तो जो आगे वाला इसी तरह का एक एटम यहाँ होगा, वो एटम इसको टच करेगा, 5 हो गया। और ऐसे पीछे वाला हुआ 6, तो 1 2 3 4 ये हो गया एक प्लेन पर, सामने एक 5 और एक पीछे की तरफ 6। तो सिंपल क्यूबिक में यहाँ
सिंपल क्यूबिक में परमाणु की समन्वयन संख्या कितनी आएगी? 6। कितनी आएगी? 6 आएगी। तो सिंपल क्यूबिक में परमाणु की समन्वयन संख्या कितनी आएगी बेटा? 6 आएगी। ये देखो फिर से इसके रेस्पेक्ट में हम बता रहे हैं, 1 2 3 4 ये हो गया, एक इसके सामने 5वां और एक इसके पीछे 6 हो गया ना। इसको ले लो, अगर इसके रेस्पेक्ट में देखो तो 1 2 3 4 ये हो गया, इसके आगे 5 और इसके पीछे वाला 6, अर्थात सिंपल क्यूबिक में समन्वयन संख्या हो गई 6। ठीक है, तब अब अगला पार्ट, तो दूसरा पार्ट है, अभी पहले इसके पहले देख रहे थे हम लोग सरल घन, अब दूसरा देखेंगे काय केंद्रित घनीय संरचना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, BCC। ठीक है, अब इसमें गोलक परमाणु का अरेंजमेंट पहले देखो। ये एक एक्सिस के गोलक परमाणु हैं, सारी त्रिज्याएं समान सबकी, सारे गोलक परमाणु की त्रिज्याएं समान, गैप है ये बीच में, ये एक ही प्लेन के गोलक परमाणु हैं, ये पास नहीं है। अब इनमें अगर आप देखोगे ये परमाणु हैं, तो ऐसी व्यवस्था इनके ऊपर भी, मतलब इस तरफ भी एक परमाणु यहाँ तो एक परमाणु यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। अब ये गैप क्यों हो गया बीच में, है ना, ये गैप क्यों हो गया बीच में, अभी हम बता रहे हैं। एक ये हो गया, इस तरह से ऐसे यहाँ पर भी, और ऐसे ही व्यवस्था इसके पीछे की तरफ है। होगा क्या, ये एक प्लेन पे अरेंजमेंट है, दूसरे प्लेन का जो एटॉमिक अरेंजमेंट है वो इन, जैसे ये 4 एटम है ना, उन 4 एटम के बीच में यहाँ पर, जैसे ये यहाँ पर, अगला जो है वो यहाँ है अटैच। ध्यान रखिएगा, ये उसी फलक पर नहीं है ना, ये फलक नहीं, ये एक अगला प्लेन है, उस अगले प्लेन पर ये एटम स्थित है। इस एटम की जो प्रेजेंस है वो अगले प्लेन पर है। जो ब्लैक वाला हमने बनाया है ये एक प्लेन है, और जो दूसरा हम बना रहे हैं अभी ब्लू से, वो दूसरे प्लेन का एटॉमिक अरेंजमेंट है। और अब अगर आप इसमें देखें तो जैसा ब्लैक वाले का ये 4 अरेंजमेंट है, वैसे ही ब्लू वाले का अरेंजमेंट है, और वैसे ही यहाँ पर भी ब्लैक का 4 अरेंजमेंट, ब्लू वाले के बीच में भी ब्लैक आ गया, या ब्लैक वाले के बीच में ब्लू आ गया। तो इसमें अगर आप देखें यहाँ 1 2 3 4, ये वाला एटम इसके उस प्लेन पे नहीं, उसके आगे के प्लेन पे, मतलब एक प्लेन अगर ये है, यहाँ पर 1 2 3 4 एटम है, तो जो ब्लू वाला एटम है वो इस प्लेन पे आया है, इस प्लेन पे अकेले आया है। इन चारों के बीच में जो वायर्ड आ रहा था, जो गैप दिख रहा था आपको, वो इस केस में वायर्ड नहीं दिखाई देगा। तो 1 2 3 4 ये एक प्लेन का हो गया, ठीक है, और इस प्लेन के बीच, इस प्लेन के अगले प्लेन पर बीच में अगला परमाणु यहाँ है, और फिर 4 यहाँ पर, 1 2 3 4। तो अगर आप यहाँ देखें इस BCC स्ट्रक्चर्स में, तो बॉडी सेंटर्ड मतलब क्या है, जो निकाय संरचना है, जो घनीय संरचना है, उसके केंद्र के अंदर निकाय संरचना, जैसे क्यूब है, उस क्यूब के अंदर अगर हम देखें, ये वाला देखो, जैसे ये क्यूब है, मान लो, जैसे नॉट परफेक्ट क्यूब बट क्यूब की तरह रिजम्बल्स कर लो। अगर इस कॉर्नर के अंदर अगर हम देखें तो एक अंदर लाइन जाएगी, उस कॉर्नर के सामने वाला भाग ये होगा, इस कॉर्नर के सामने वाला कॉर्नर ये होगा, इस कॉर्नर के सामने वाला कॉर्नर ये होगा, और इस कॉर्नर के सामने वाला कॉर्नर ये होगा, इस कॉर्नर के सामने वाला कॉर्नर ये होगा। तो अगर हम देखें तो 4 विकर्ण जाएंगे अंदर, तो घन का कण जिसे आप कह रहे हो अंदर जाएगा तो 4 बार होगा, 4 बार, और वहाँ पर इंटरसेक्शन होगा चारों के चारों, मतलब ये वाला जब अंदर मिलाओगे इसके साथ, ये वाला इसके साथ मिलाएंगे आप, ये वाला इसके साथ मिलाएंगे, और ये वाला इसके साथ मिलाएंगे, तो चारों एक जगह इंटरसेक्ट करेंगे। वो बीच वाले गोलक परमाणु का केंद्र होगा, मतलब जहाँ वो चारों विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं, जो केंद्र होगा वो बीच वाले गोलक परमाणु का केंद्र होगा। ठीक है, अब इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हम इमेजिन कर रहे हैं, जिसके बेस पर हम BCC स्ट्रक्चर को डिफाइन कर पाएंगे। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर तो हमें क्यूबिक स्ट्रक्चर में मेंशन करना ही है, और हर कॉर्नर पे एक एटम होगा, हर कॉर्नर पे अगला एक एटम होगा। वो अलग बात है कि जब उसका हम BCC स्ट्रक्चर निकाल लेंगे तो उसका 1/8 ही भाग हमारे पास आएगा, लेकिन अगर नंबर्स अगर हम केवल काउंट करें कितने एटम हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये हो गए, 8 कॉर्नर पे हो गए, और एक बीच में है, मतलब कुल कितने हो गए, 9। कितने हो गए, 9। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक इनके बीच में यहाँ पर। तो अगर हम देखें तो अरेंजमेंट हमें 9 दिखाई पड़ेगा। एक चीज़
अगर आप एक फलक से देखें तो आपको वाइड नहीं दिखाई पड़ेगा, बीच में बीच वाला आइटम दिखाई पड़ेगा। इधर से बीच से सेंटर देखोगे तो बीच वाला दिखेगा, इधर से भी देखोगे, इधर से भी, ऊपर से नीचे से, मतलब 6 तरफ से भी देखोगे तो जैसा अभी सरल घर में आपको वाइड दिख रहा था वो वाइड यहाँ नहीं दिखने वाला है, वो यहाँ बीच में एटम जो ब्लू टाइप का हमने बनाया है वो दिखाई पड़ेगा। क्लियर? तो चूंकि बीच में एक एटम पड़ा हुआ है इसीलिए इस क्रिस्टल संरचना को नाम दिया गया है काय केंद्रित, अर्थात बॉडी के अंदर अंतः केंद्रित भी कह सकते हैं इसको, अंतः केंद्रित घनीय संरचना ये भी कह सकते हैं, अथवा काय केंद्रित घनीय संरचना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, जैसे शॉर्ट में हम कहते हैं BCC। ठीक, अब इसमें ये क्यूब का स्ट्रक्चर हम दिखा रहे हैं आपको। तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक इसके पीछे है यहाँ जो हमने मिटाया दिखाया नहीं है, एक यहाँ पर है, और इसके बाद एक जो है एटम इनके बीच में है पड़ा हुआ, ये ब्लू वाला, ये वही है। त्रिज्याएं सब समान हैं, वो अलग बात है कि छोटा बड़ा बन रहा है, लेकिन ये सब है समान त्रिज्या के। समझ गए आप? तो ये है, तो 4 नीचे 8 और एक बीच में 9। ठीक, इतना ये इसकी व्यवस्था है। अब इसमें दूसरा हिस्सा देखो, इसका जो पहला पार्ट है एकक सेल में गोलक परमाणुओं की संख्या का निर्धारण, मतलब हम Z का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो घन के कोने पर स्थित परमाणु का भाग, तो अगर कोना है तो कोना 3 फलक से मिलकर बनेगा, और 3 फलक बनाने के लिए हमें गोलक परमाणु को 3 बार कट करना पड़ेगा। तो एक बार कट करेंगे तो 1/2, दूसरी बार कट करेंगे तो 1/4 भाग आएगा, और तीसरी बार कट करेंगे तभी हमें एक पॉइंटेड कॉर्नर मिलेगा। मतलब इस तरह का पॉइंट हमें तभी मिलेगा जब हम 3 बार कट करेंगे। ऐसा फेज हमें तभी मिलेगा जब हम 3 बार कट करेंगे, तो ये मिलेगा, ये कॉर्नर है, यही है कॉर्नर ये। तो और ये वाला हिस्सा अंदर की तरफ है, मतलब जैसे बताया था पहले वाले स्ट्रक्चर्स में, ये वाला पोर्शन अंदर की तरफ है इसमें, जैसे ये था। तो ये वाला पोर्शन जो है वो अंदर की तरफ, इसका आधा, तो 1 2 3 4 1/8 भाग है, तो 1/8 पार्ट, मतलब घन के कोने पर स्थित परमाणु का भाग कितना हो गया? 1/8 भाग। और कोनों की संख्या कितनी? 8, ये मालूम है आपको। तो कोनों पर स्थित परमाणु की कुल संख्या, परमाणुओं की कुल संख्या कोनों पर, अभी केवल कोनों पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो आएगा ही एक परमाणु। लेकिन चूंकि BCC वाले में एक घन के अंदर भी है, सिंपल क्यूबिक में घन के अंदर नहीं था, लेकिन BCC में घन के एक अंदर भी है, अर्थात घन के केंद्र पर स्थित परमाणु की संख्या। और आप जान रहे हैं कि इसको हमने काटा नहीं है, ये एज इट इज सेफ पड़ा हुआ, और वो है 1। तो हम ये कह सकते हैं, अतः BCC के लिए Z मतलब एकक कोशिका में गोलक परमाणुओं की संख्या तो कितनी आएगी? एक तो हो गया कॉर्नर से मिलकर के 1/8 8 बार, एक वहाँ से मिल गया, एक सेंटर मिल गया, तो कितने हो गए? 2। मतलब BCC के लिए Z बराबर कितना आएगा? 2। ठीक है, इतना BCC के लिए Z बराबर कितना आएगा? 2। सिंपल क्यूबिक Z बराबर कितना था? 1। अब इसका दूसरा हिस्सा देखो, एक सेल में परमाणु त्रिज्या, कोर की लंबाई था 2 निकटवर्ती परमाणुओं के बीच की दूरी का निर्धारण कैसे करेंगे हम? तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो पहले इसके पहले 2-3 चीज़ें देख लो। ये है एक फलक मतलब ये पूरा फलक, एक फलक, ये 2 फलक, 3 4 5 और 6 फलक। तो ठीक है, तो 6 फलक हो गए, तो ये फलक हो गए। ये एक फलक है, घन की भुजा की लंबाई a, तो घन है तो a = b = c, सभी भुजाएं बराबर हैं, तो घन की भुजा हमने ले ली है a। ठीक है, ये भी भुजा a होगी, ये भी a, ये भी a, ये भी a। अब इसमें अगर हम ये कर दें, इसको मान लें a, ये b और ये c पॉइंट कर रहे हैं, और अब अगर हम देखें तो उनके बीच का एंगल भी 90 डिग्री का होता ही है। तो अगर हम a और c को मिला दें तो यहाँ पर इसके रेस्पेक्ट में, इस एंगल के रेस्पेक्ट में हम, ये समकोण हो गया ना, तो यहाँ हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। ठीक, अब देखो कैसे, तो क्या हो जाएगा? AC² = AB² + BC²। ठीक, तो AC = क्या हो जाएगा? √AB कितना है? AB A है, तो A² हो गया। BC कितना है? A है, A² हो गया।
अर्थात ये हो जाएगा √2a² और ये हो गया √2a। तो ये हो गया AC। ये है क्या वास्तव में? ये है घन के, चाहे वो BCC हो, चाहे वो FCC हो, और चाहे FCC में भी यही आएगा। अगर घन की भुजा A है तो किसी भी फलक का जो विकर्ण होगा वो √2a होता है। ठीक, घन की भुजा A तो फलक का विकर्ण क्या आएगा बेटा? √2a। ठीक है इतना। अब इसका दूसरा हिस्सा देखो, ये है फलक, एक फलक, 2, 3, 4, 5 और पीछे वाला 6। हम इसके बीच में जा रहे हैं, मतलब घन के विकर्ण की बात अब हम कर रहे हैं। अभी ये फलक का विकर्ण था, अब हम घन के विकर्ण की बात करेंगे। अगर हम घन के विकर्ण की बात करें तो यहाँ आप देखो, तो ये हमें लेना पड़ेगा, मतलब इस कॉर्नर का सामने वाला कॉर्नर ये होगा, इस कॉर्नर का सामने वाला कॉर्नर ये होगा, है ना। इस कॉर्नर का सामने वाला कॉर्नर ये होगा और इस कॉर्नर का सामने वाला कॉर्नर ये होगा। तो हम ये देख रहे हैं, तो इस कॉर्नर का सामने वाला कॉर्नर यही तो होगा, इस कॉर्नर का सामने वाला कॉर्नर ये। ठीक, तो यहाँ से हम मिला दे रहे हैं ऐसे। ठीक है, और अब ये नीचे फलक आ रहा है ना पूरा, ये पूरा इसको ऐसे कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा फिगर कर दें, आसानी रहेगी। ठीक है, तो ये एक फलक है, ये नीचे बेस वाला फलक है ना। अब इसको अगर हम मिलाएं तो ये फलक का विकर्ण है, ये देखो। तो ये हो गया घन वाला विकर्ण और ये हो गया फलक का विकर्ण। अब यहाँ पर भी देखो तो एक समकोण बन रहा है और इस पर भी हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया फलक का विकर्ण √2a। तो यही तो फलक का विकर्ण है। जैसे अगर हम यहाँ से यहाँ खींचे तो फलक का विकर्ण आएगा ना, यहाँ से यहाँ खींचे तो फलक का विकर्ण आएगा। वैसे ये भी है फलक का विकर्ण। जैसे इस ब्लैक बोर्ड पे, इस वाइट बोर्ड पे देखो तो यहाँ से मिलाओ तो फलक का विकर्ण, अगर ये A है, मान लो ये क्यूब टाइप का है, ये A है और ये A है, तो ये क्या होगा? √2a। वही फेज़ यहाँ भी है, ये वाला हिस्सा क्या है? √2a। ये है घन की भुजा, ये है घन की भुजा, तो ये है घन की भुजा और ये है √2a। हमें चाहिए घन का विकर्ण, ये वाला पोर्शन चाहिए। तो यहाँ देख लो, यहाँ फिर से मान लेते हैं, इसको कर देते हैं A, इसको कर देते हैं B और ये हो गया C। इस पे अगर हम कैलकुलेट कर दें, यहाँ हम इसे हटा दे रहे हैं। ठीक है, ये पोर्शन ले लेते हैं, इतना हो गया होगा, यहाँ हम हटा देते हैं। हाँ, अब देखो यहाँ क्या है, तो फलक का विकर्ण, फलक का जो विकर्ण आया है वो है √2a। घन की भुजा जो है वो है A, तो घन का विकर्ण, अब ये, तो ये हम ले रहे हैं AC, तो ये हो गया AC = वही AB² प्लस BC²। तो AB कितना है? √ ये हो गया A² और ये हो गया BC √2a²। ठीक है, तो ये हो गया A² प्लस √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2, और ये हो जाएगा A², तो A² प्लस 2a² तो हो गया 3a², तो √ है तो √3 × a, ये हो गया AC। ये वास्तव में है क्या? ये है घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, ये हो गया केस। क्लियर? तो फलक का विकर्ण हो गया √2a और घन का विकर्ण जो घन के अंदर से होके जाएगा वो हो जाएगा √3a। ठीक है, अब इसी पर गोलक परमाणुओं का अरेंजमेंट हम देखेंगे। गोलक परमाणुओं की व्यवस्था देख लो यहाँ पर कैसे होगा। इस कॉर्नर, यही तो था, ये कॉर्नर के सामने वाला कॉर्नर ये, इस कॉर्नर के सामने वाला कॉर्नर ये है। ठीक, इस कॉर्नर के सामने वाला कॉर्नर ये। अब हम ये मिटा देते हैं थोड़ा, आप इसे ध्यान से देखो तो ये बात समझ में आ जाएगी। ये ध्यान रखना, अगर गोलक बना भी है बड़ा छोटा तो सबकी त्रिज्या यहाँ समान है, वो सिर्फ शो करने के लिए हमने इसे बड़ा छोटा बना रखा है जिससे आपको दिख पाए। अब देखो यहाँ पर ये कॉर्नर, इसका सामने वाला कॉर्नर, अगर हम इसको मिलाते हैं यहाँ से,
ये मिला दिया। तो ये बीच वाला जो घन के बीच में होगा गोलक, उसके केंद्र से होके गुजरेगी ये लाइन, ठीक है। और एक हमें यहाँ मिल जाएगा इस तरह से। तो अगर आप देखें यहाँ पैटर्न पे, एक मिनट, ऐसे देखो आप, ये देखो बेटा, अब देखो ये जो है ना, ये वाला पैटर्न ये मिल रहा है आपको, क्लियर। अब इसी में हम घन के परमाणु की त्रिज्या, कोर की लंबाई और निकटवर्ती परमाणु की संख्या सारा कैलकुलेट कर लेते हैं। ये पास में है, सब गैप नहीं है। वो जब एक साथ अगर अंदर की तरफ देखोगे आप, तो ये वाला आइटम इसको टच करेगा और ये वाला आइटम इसको टच करेगा। हाँ, ये अलग बात है कि ये सब टच नहीं कर रहे हैं, यहाँ वाला भी ये वाला सब टच नहीं कर रहा है। लेकिन ये वाला जो आइटम होगा, क्योंकि 4 आइटम ऐसे रखे, 1 2 3 4, तो जो अगला आइटम होगा उसके सामने जब रखा जाएगा, तो ये जो आइटम होगा वो इन चारों को टच करेगा। हाँ, ये चारों आपस में टच नहीं कर रहे, लेकिन ये वाला आइटम चारों टच करेगा, और ये वाला आइटम का जो दूसरा हाफ होगा वो इन चारों को टच करेगा। तो बीच में एक 8 गोलक परमाणु के बीच में एक परमाणु फंसा हुआ है, ऐसा इमेजिन करें। 8 परमाणुओं के बीच में एक परमाणु फंसा हुआ है, ठीक है। तो ये ब्लू वाला है, वो सेंटर पे देख रहे हैं। अब उसी की त्रिज्या हम निकाल रहे हैं। कैसे निकलेगा, देखो, घन की भुजा a है और परमाणु की त्रिज्या हमने r मान रखी है, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम लें घन का विकर्ण, ये √3 आ गया है घन का विकर्ण। अब त्रिज्या के आधार पर देखो घन का विकर्ण क्या होगा। यहाँ से ये एक गोलक है, चलो इसको थोड़ा सा हम बड़ा बना के दिखाते हैं। ये ठीक है, तो ये त्रिज्या होगी, और फिर ये गैप नहीं है बीच में, यहाँ से ये त्रिज्या होगी और फिर ये त्रिज्या होगी। मतलब ये r हो गया, यहाँ से यहाँ तक का r हो गया। ये व्यास है तो ये हो गया 2r, और ये भी क्या हो गया r। अंदर अगर आप देखो तो एक r हो गया, एक परमाणु, और ये बीच वाला पूरा का पूरा व्यास जाएगा, तो ये हो गया 2r, r + r 2r, और ये वाला r। मतलब घन के विकर्ण में जो 3 परमाणु हैं, एक तरफ मिलेगा हमें r, कॉर्नर पे मिलेगा, बीच में जो केंद्र होगा उस पे मिलेगा हमें 2r, और फिर एक दूसरे कॉर्नर पे मिलेगा हमें r। तो कुल मिला कितने हो गए 4r। तो इसको रिलेट कर दो, तो 4r = क्या हो जाएगा √3a। तो r बराबर क्या हो गया √3/4 × a। दिस इज फॉर BCC, ठीक है। तो BCC के लिए गोलक परमाणु की त्रिज्या और उसकी घन की भुजा के बीच में संबंध क्या होगा, r बराबर √3/4 × a। सिंपल क्यूबिक में क्या आया था, r बराबर a/2, r बराबर a/2, ठीक। तो BCC में दो निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी कैलकुलेट करनी है। जो निकटवर्ती परमाणु हैं वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखो, हम आपसे बात कर रहे थे, एक गोला ये और एक गोला ये आपस में पास नहीं है, ये गोले आपस में पास नहीं है, ठीक है। तो इसमें नेबरिंग कैसे ढूंढा जाए। तो 4 आइटम थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक बीच में फंसा हुआ था। तो अगर आप देखें तो ये 8 के 8 जो हैं वो आपस में संपर्क में नहीं है, 8 के 8 जो हैं वो आपस में संपर्क में नहीं है। क्लियर है, 8 के 8 आपस में संपर्क में नहीं है, लेकिन जुड़े कैसे हैं, ये आपस में जुड़े नहीं है। जैसे एक आइटम ऐसे पास है, ये सिंपल क्यूबिक में था, उस तरह की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। जो बीच वाला आइटम है, जो बीच वाला ब्लू कलर से दिखाया था आपको, जो बीच वाला आइटम है वो इन 8 को संपर्क में रखे हुए है। मतलब जो नेबरिंग आइटम होगा वो आपको घन की भुजा से नहीं मिलने वाला या फलक के विकर्ण से नहीं मिलने वाला। जो निकटवर्ती दूरी होगी वो घन के विकर्ण से निकाली जाएगी, ठीक है। घन के विकर्ण से ही निकाली जाएगी निकटवर्ती, क्योंकि जो बीच वाला परमाणु है वो 8 गोलों के 1 2 3 4 5 6 7 8 इनके संपर्क में है। तो अगर हम इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को ले रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, घन का विकर्ण, जिसमें इस परमाणु की त्रिज्या आएगी, इस परमाणु की त्रिज्या आएगी, बीच वाले परमाणु का पूरा व्यास आएगा। तो अगर इसके और इसके बीच की दूरी हम पता करना चाहते हैं, तो निकटवर्ती परमाणुओं के बीच की दूरी क्या थी, 2 निकटवर्ती परमाणु जो आपस में टच में, जिनका स्फीयर जो है वो टच कर रहा हो, उनके नाभिकों के बीच की दूरी। निकटवर्ती परमाणुओं के बीच की दूरी का मतलब हो गया जो एटम आपस में स्फीयर उनके टच कर रहे हैं, जिनकी जो बॉडी है वो टच कर रही हो, उनके नाभिकों के बीच की दूरी, यही है निकटवर्ती परमाणुओं के बीच की दूरी, या निकटवर्ती कणों के बीच की दूरी भी कह सकते हैं आप, ठीक।
अब वो क्या है, देखो यहाँ पर घन का विकर्ण हमने क्या लिया है, √3a लिया था यहाँ से यहाँ तक, और वो अगर रेडियस के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे तो r तो हो जाएगा 4r, तो r बराबर √3/4 इंटू ए, वो तो आ गया था। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है, √3a। दो निकटवर्ती परमाणुओं के बीच की दूरी, ये BCC के लिए है सिर्फ, घन का विकर्ण बटे 2, तो जो घन का विकर्ण आया है उसका आधा, क्यों, यहाँ से जैसे ये पूरा √3 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये परमाणु और ये परमाणु क्या है, निकटवर्ती हैं। ये वाला जो परमाणु और ये वाला परमाणु क्या है, निकटवर्ती हैं, ये एक दूसरे को टच करेंगे, अंदर की तरफ से टच करेंगे, तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो इस घन के विकर्ण का आधा होगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो क्या होगा, घन के विकर्ण का आधा होगा। देखो तो घन का विकर्ण कितना था, √3a, और आधा मतलब /2, तो d इक्वल टू क्या आ गया, √3/2 इंटू ए। सिंपल क्यूबिक के लिए जो a था वही d था, क्योंकि घन की भुजा पर ही दोनों परमाणु की जो स्फीयर है दूसरे को टच कर रहे थे। यहाँ पर घन की भुजा वाले परमाणु स्फीयर जो है वो टच नहीं कर रहे हैं, जो घन के विकर्ण के साथ जा रहा है परमाणु वो एक दूसरे के संपर्क में है, इसलिए घन के विकर्ण का आधा भाग जो होगा वो दो निकटवर्ती परमाणुओं के बीच की दूरी कहलाएगी, ठीक, और वो होगा d √3/2 इंटू ए। इतना ठीक है। अब अगला फेज देखो, अगला स्ट्रक्चर देखो, और वो है फलक केंद्रित घनीय संरचना, FCC में व्यवस्था क्या है, फलक केंद्रित, नाम से देखो, अभी बता जो रहे थे वो था बॉडी सेंटर्ड, मतलब काय के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर, घन के अंदर, और इस बार फलक के मध्य में है। तो परमाणुओं का एक अरेंजमेंट तो ये है, ये एक प्लेन का अरेंजमेंट है, ठीक। अब इसी प्लेन पर अभी जो बता रहे थे वो अगले प्लेन पर था, एक प्लेन ये था, अगला प्लेन यहाँ था, और फिर अगला प्लेन तीसरा वाला रिपीटिशन था। इस बार क्या हो रहा है, इस बार 1 2 3 4 परमाणु हम ले रहे हैं, और उसी फलक पर ही अगले परमाणु का भी व्यवस्था है, मतलब ऐसे इस तरह से अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट है इनका, ये FCC का है। तो अगर आप देखें यहाँ पर ये अरेंजमेंट है, तो ये सब के सब एक ही फलक पर हैं, मतलब ये आपको दो फलक पे नहीं मिलेगा, ये सबका ये सारे आइटम हैं। त्रिज्या छोटा गोला बन गया है, थोड़ा बड़ा छोटा बन गया है। फिलहाल ये जो त्रिज्याएं हैं, ये सारे के सारे परमाणु जो हैं वो एक ही फलक पर हैं, एक ही फलक पर या एक ही प्लेन पर। ये जितने भी आइटम्स हैं सब एक प्लेन पर हैं, सारे के सारे। और इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो कोई भी आइटम, सब तो एक ही अक्ष से संबंधित है, लेकिन संपर्क में कोई नहीं है। देखो जरा, ये वाला इसके संपर्क में नहीं, ये वाला इसके संपर्क में नहीं है। अगर इस आइटम की भी एक्सिस अगर हम ले लें, 1 2 3 इस तरह से हम ले लें, तो ये वाले एक अक्ष के जो आइटम हैं वो एक दूसरे के संपर्क में नहीं है, चाहे ये क्षैतिज वाला हो, मतलब जो हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं वो, और या वर्टिकल ले रहे हैं वो। तो किसी भी एक अक्ष पर स्थित परमाणु एक दूसरे के संपर्क में नहीं है, चाहे ऐसे आप मेंशन करो, ऐसे देखो, और चाहे ऐसे देखो। ये परमाणुओं की व्यवस्था है। क्योंकि अगर हम परमाणु यहाँ से कट करते हैं, यहाँ से अगर हम कट करते हैं, ये अगर हम कट करें यहाँ पर, तो हमें क्या मिल जाएगा, 5 परमाणु, 4 ये हो गए और एक बीच में, ये एक फलक पे होगा। किस पे होगा, एक फलक पर। अब इसकी व्यवस्था थोड़ा सा इमेजिन करो, देखो 1 2 3 4 ये संपर्क में नहीं है, एक परमाणु इसी के बीच में, तो 5 हो गए। एक, हाँ ये वाला जो परमाणु इसके संपर्क में है और ये वाला इसके संपर्क में है, ये वाला भी इसके संपर्क में, ये वाला इसके, लेकिन ये दूसरे अक्ष पर है और ये दूसरे अक्ष पर है, तो 1 2 3 4 5 एक हो गया, ये एक फलक हो गया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, ठीक, इस तरफ जो दाएं बाएं का आपका जो फलक होगा उस पर ऐसे ही इस तरफ भी होगा, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ भी, इधर सामने की तरफ भी होगा। तो अगर आप देखें टोटल जो एटम होंगे वो 8 कॉर्नर तो होंगे ही होंगे। 8 कॉर्नर मतलब 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 8, ये तो होगा ही, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कॉर्नर पे 8 आइटम होंगे, फलक 6 होते हैं ना, हर फलक के बीच में भी एक एक आइटम मान लो। 8 कॉर्नर पे आइटम मान लो और हर फलक के बीच में एक आइटम मान लो, तो कुल कितने आइटम हो गए, 14 हो गए। 8 कॉर्नर पे और हर फलक के बीच में एक एक, तो 6 फलक होते हैं, तो हर फलक के बीच में भी क्या होगा, एक एक होगा, तो कितने हो गए, 14 आइटम हो गए। जैसे ये था, देखो
1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर इस फलक के बीच में यहाँ पर भी एक एटम है, एक यहाँ है, 2 3 4 5 6, तो 8 और 6 14, तो 14 एटम हो गए कुल। यहाँ पर 14 एटम है, इस केस में 14 एटम है, जिससे हम इस परमाणु की व्यवस्था हम देख रहे हैं, मतलब इस तरह की फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर को हम देख रहे हैं, FCC को देख रहे हैं, ठीक है। तो 14 परमाणुओं का अरेंजमेंट, जिसमें हम 14 परमाणु लेंगे, सारे के सारे एक घन, हर परमाणु का कुछ हिस्सा पार्टिसिपेट करता है इसमें, हर परमाणु का कुछ ना कुछ हिस्सा पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन वो 14 एटम होंगे जिनसे मिलकर के एक FCC स्ट्रक्चर मिलकर के बनेगा। अब इसमें गोलक परमाणुओं की हम संख्या कैलकुलेट करेंगे, ठीक। एक FCC स्ट्रक्चर में गोलक परमाणुओं की संख्या कितनी होगी वो निर्धारित करेंगे। देखो कैसे, वो कैसे निर्धारित करते हैं। तो गोलक परमाणु की संख्या, ये तो बात समझ में आ गई थी, सीधा था ये कि फलक के जो आपका क्यूबिक स्ट्रक्चर है, उस क्यूबिक स्ट्रक्चर के एक कॉर्नर पे 1/8 भाग आएगा, मतलब घन के कोने पर परमाणु का भाग, घन के कोने पर परमाणु का भाग जो आएगा वो 1/8 आएगा, ठीक। कोनों की संख्या कितनी है? 8, कोनों की संख्या बराबर 8, तो कोनों पर कुल परमाणुओं की संख्या, तो 1/8 गुणे 8 बराबर 1, ये तो हो गया कोनों पर। अच्छा, फलक है ना, फलक अगर है तो फलक कैसे बनेगा? एक बार कट करोगे तो बन जाएगा। जैसे एक गोला जो था, जो तरबूज की बात हम कर रहे थे, अगर हम ले रहे हैं तो उसको अगर हम एक बार कर दें तो फ्लैट आ जाएगा ना, फलक फ्लैट होगा, वहाँ पर तो एज या कॉर्नर नहीं बनना है। एक बार तो अगर हमें फलक बनाना होगा तो कितनी बार कट करना पड़ेगा? एक बार। मतलब फलक के बीच में, जैसे अगर हम इसको कट करें, ऐसे अगर हम कट कर दें तो ये वाला पार्ट जो है वो 1/2 होगा, एक ही बार कट किया है। ये वाला 1/8 होगा, क्योंकि 3 बार कट करना पड़ेगा। लेकिन फलक के बीच में जो पड़ा है उसको कितनी बार कट करना पड़ेगा? एक बार। और अगर एक बार कट करेंगे तो कितना हिस्सा आएगा इसमें? बीच में, फलक के बीच में 1/2 आएगा। तो फलक के मध्य में स्थित परमाणु का भाग वो कितना है? 1/2। क्लियर? और फलकों की संख्या कितनी है? कितने फलक हैं? फलकों की संख्या कितनी है? 6। तो फलकों पर, कुल फलकों पर स्थित परमाणुओं की संख्या कितना होगा बेटा? 1/2 गुणे 6 बराबर 3 परमाणु ना। तो अब हम पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं। कुल हमारे पास 14 एटम हैं, उन 14 एटम में से हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि एक घन में कितना हिस्सा आया होगा। तो हर कॉर्नर पे आया होगा 1/8 भाग, कुल कॉर्नर हो गए 8। तो कॉर्नर्स पे जो एटम का नंबर्स, जो पार्ट एस्टेब्लिश है, उसको अगर हम मर्ज करें तो 1/8 भाग 1 पे तो कुल 8, तो हमें कितना परमाणु मिल जाएगा? 1। फलक के मध्य में स्थित परमाणु का भाग, एक ही बार कट किए गए तो 2, 1/2 भाग। फलकों की संख्या कुल कितनी है? 6, तो 1/2 गुणे 6 बराबर 3 परमाणु। तो FCC के लिए Z मतलब उस यूनिट सेल में कुल परमाणुओं की संख्या, तो 1 मिल जाएगा हमें कॉर्नर से, 8 कॉर्नर से 1 मिल जाएगा, और फलकों से मिल जाएगा हमें 3, तो कुल कितने हो गए? 4। अर्थात FCC के लिए Z बराबर कितना आएगा? 4। इतना ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक के लिए 1, BCC के लिए 2 और FCC के लिए 4। ये कैलकुलेट करना आता है बेटा, एग्ज़ाम में ये कैलकुलेट करना आता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसलिए हम पूरा एक्सप्लेनेशन दे दे रहे हैं। आप इसे कॉपी पर वीडियो पॉज करके आप ज़रूर नोट कर लें, ठीक है। तो अब FCC में एक जो FCC की व्यवस्था हम देख रहे थे, उसमें एक सेल में गोलक परमाणुओं की संख्या का निर्धारण हम कैसे करेंगे। तो ये आ गया Z = 4, इतना ठीक हो गया। अब इसमें दूसरा हिस्सा देखो, परमाणु की त्रिज्या, इसी एक सेल में परमाणु की त्रिज्या, कोर की लंबाई और 2 निकटवर्ती परमाणु के बीच की दूरी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आओ, इधर देखते हैं। ये है एक फलक, यही तो है फलक, ये हो गई घन की भुजा, ये हो गई घन की भुजा, ये सब है A, घन की भुजा A, ठीक। अच्छा, इसमें जो नेबरिंग है वो नेबरिंग केवल ये वाला है, ये इसका नेबर है, ये इसका नेबर है, ये इसका नेबर, ये इसका नेबर। नेबर मतलब जो टच कर रहा हो, जो जिसके स्फीयर जो है वो एक दूसरे के संपर्क में हो, वही नेबर कहलाएंगे। तो इसमें अगर हमें त्रिज्या कैलकुलेट करनी हो तो हमें यहाँ फलक का विकर्ण लेना पड़ेगा।
तो अगर आप देखो यहाँ से ये हम बना दें ऐसे, ये एक फलक का विकर्ण है ना ये, तो ये डिस्टेंस r है, सॉरी a है, ये a है घन की भुजा, तो ये a और ये, तो ये क्या हो जाएगा √2a हो जाएगा। अच्छा इसमें एक चीज़ और देखो, यहाँ से यहाँ तक में 3 परमाणु, एक परमाणु ये, एक परमाणु ये और एक परमाणु ये, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी त्रिज्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी त्रिज्या हो गई, क्योंकि सारे परमाणु समान त्रिज्या के हैं तो सब सेम त्रिज्या वाले होंगे, सारे रेडियस सबके सेम है। और यहाँ से यहाँ तक क्या है, इस परमाणु का व्यास, मतलब ये 2r हो गया, तो r 2r और ये r हो जाएगा। तो फलक का विकर्ण हो जाएगा 2√2a, और त्रिज्या के रेस्पेक्ट में, रेडियस के रेस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो r + 2r + r 4 टाइम्स आएगा। अब देखो घन की भुजा a, परमाणु की त्रिज्या हमने ले ली r, तो जो फलक का विकर्ण वो क्या है √2a, a के रेस्पेक्ट में फलक का विकर्ण क्या आएगा √2a, और इसमें त्रिज्या के रेस्पेक्ट में क्या आएगा r + 2r + r मतलब 4r, तो √2a बराबर 4r, तो r बराबर क्या हो गया √2/4 × a। एक फार्मूला तो ये भी ले सकते हैं आप FCC के लिए, r बराबर या परमाणु त्रिज्या और घन की भुजा के बीच में संबंध जो होता है √2/4 × a, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ऊपर नीचे √2 से गुणा कर दो, ऊपर नीचे, तो √2 × √2, तो √2 का स्क्वायर मतलब 2 हो गया, और ये 4 × 2, तो 2 से 4 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा a/2√2। तो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों ठीक है, r = √2/4 × a और या r = a/2√2, इतना ठीक है, हो गया। तो अब हम लोग देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या जो एक पार्ट रह गया था। तो सिंपल क्यूबिक में समन्वय संख्या कितनी आ गई थी 6, BCC में कितनी आएगी 8, इस बीच वाले के रेस्पेक्ट में 4 यहाँ पर 4 नीचे, 8 हो गया। FCC वाले में अगर देखो, थोड़ा सा इमेजिनेशन इसमें ज़्यादा करना है, इसको आप ऐसे समझ लो, एक क्यूब ये है, बगल में एक क्यूब यहाँ है, ठीक, इतना ठीक है, एक क्यूब ये है, बगल में एक बॉक्स ऐसे और भी है, तो 2 बॉक्स है, उनके बीच में हम इस जो ये जो फलक है, ये जो फलक है, इस फलक के बीच में जो परमाणु है उसके सापेक्ष हम समन्वय संख्या निकाल रहे हैं। अच्छा आप सोचो कि एक क्यूब ये है और एक क्यूब ये है, 1 2 3 4, इस कॉर्नर पे जो एटम होगा, इस फलक के इस कॉर्नर जो यहाँ फलक होगा उसका भी कॉर्नर का ये वाला आइटम कॉमन होगा ना, ये क्या कॉमन होगा, ये कॉमन होगा, ये कॉमन होगा, ये कॉमन होगा, मतलब इस फलक के बीच में जो परमाणु के नेबरिंग आइटम होंगे वो 1 2 3 4 वो इस क्यूब में भी और इस क्यूब में भी दोनों में कॉमन होंगे, तो 4 तो ये हो गए, इतना ठीक। अब इस क्यूब को हटा दो, अब इस पार्ट को देखो, इसमें जो क्यूब है ये बीच वाला पार्ट, इसमें बाहर की तरफ से फ्लैट है लेकिन अंदर की तरफ से ये सेमी सर्कुलर होगा, और जब सेमी सर्कुलर होगा तो ये जो इसके रेस्पेक्ट में जो 4 फलक के बीच वाले हैं 1 2 3 और 4, इनके बीच का जो एटम है वो अलग है, इन सब से अलग है ना, तो ये जो 4 बीच वाले एटम हैं वो इसके नेबरिंग में आएंगे, ठीक। अच्छा यही बात इसमें भी होगी, मतलब अगर इस क्यूब में 1 2 3 और 4 फलक के परमाणु इस परमाणु को टच कर रहे हैं, तो वही बात यहाँ पर भी होगी कि इस क्यूब में भी कॉर्नर पे, तो जो कॉर्नर पे यहाँ है वही कॉर्नर पे इस वाले क्यूब में भी यहाँ पर है, लेकिन यहाँ जो फलक के बीच में 1 2 3 और 4 ये अलग होंगे। तो अगर आप ऐसे इमेजिन करो, 2 बॉक्स रखे हुए, एक बॉक्स ये एक बॉक्स ये, 4 ये हो गए, ठीक, इसमें और इसमें सब कॉमन, 4 ये हो गए, 4 यहाँ हो गए 8, और 4 यहाँ बीच में फलक वाली, जैसे यहाँ हम बोल रहे हैं 4 ये, तो कितने हो गए 12, 4 इधर 8 और 4 कॉर्नर पे कितने 12। तो FCC में जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो कितना आएगा 12, ठीक है। तो ये टेबल ये सिंपल सा है, सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर 6, BCC में 8, FCC में 12। अब इसका दूसरा पार्ट भी देख लो, जो डिस्टेंस हम बता रहे थे वो भी आप चेक कर सकते हैं। सिंपल क्यूबिक r = a/2, d = a = 2r, और BCC के लिए और ये FCC के लिए, ठीक है। इसको वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। तो अब लास्ट बट नॉट लीस्ट कुछ न्यूमेरिकल्स हम दे रहे हैं, इन्हें आप नोट कर लें, ठीक है, और इनके आंसर्स जो हैं वो आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, और इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व, जो अब ये फार्मूले, ये जो क्वेश्चंस हैं जो अभी तक फार्मूले मैंने बताए हैं, एटॉमिक रेडियाई और जो डिस्टेंसेस हैं उसी से संबंधित हैं, तो ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करें
इसमें पहला है समान गोलों से बनी एक संरचना में कोर की जो लंबाई है वो 0.8 mm है, परमाणु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यदि यह जो संरचना है वो सिंपल क्यूबिक टाइप का होगा तब क्या करेंगे, बीसीसी टाइप का होगा तब कैसे कैलकुलेट करेंगे, और एफसीसी अगर जालक है, क्रिस्टल लैटिस अगर है तब क्या करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है यदि गोल्ड AU ऑरियम गोल्ड जिसकी त्रिज्या है 144 पिकोमीटर 144 पिकोमीटर है तो एफसीसी में क्रिस्टलीकृत होता है तो इसके कोर की लंबाई और दो निकटवर्ती परमाणुओं की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक, फॉर्मूला बता चुके हैं हम आपको, केवल सिंपल अप्लाई करना है, कैलकुलेट करना है, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, उसके बाद आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ मतलब जो वैल्यू है उसको पिकोमीटर से सेंटीमीटर मिलीमीटर में नहीं करना है, जैसा है एज इट इज़ कर दीजिए। ठीक है। बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जालक में कोर की लंबाई 352 पिकोमीटर है तो धातु के परमाणु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, हो जाएगा। और एक बात और, जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि इस समय लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और रैली में बच्चे बहुत परेशान होंगे। तो आपके संपर्क में जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो मतलब कहीं दूसरी जगह भी पढ़ रहे हों, कहीं भी पढ़ रहे हों, तो उनको अगर आप पहुंचा देंगे तो हमें लगता है कि उनको इस जो एक टाइम जो एक्सपेंड हो रहा है उसका वो सही तरीके से यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, और नॉलेज को आप जानते हैं कि नॉलेज जितना ज़्यादा बेहतर बढ़ाया जाएगा सबके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। तो आई रिक्वेस्ट अगेन, प्लीज़ दिस चैनल सब्सक्राइब मोर एंड मोर, लाइक एंड कमेंट आल्सो, और स्टे सेफ, स्टे होम, अपना ख्याल रखें और लोगों का भी ख्याल रखें घर में। ठीक है, और धन्यवाद।